नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर की बात चाय के साथ। आज के पहले सवाल पे ये स्वामी विवेकानंद का कथन था कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। तो आज के इस विचार से अभिप्रेत होके या अभिभूत होके आइए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस नॉक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो ज्वालामुखी जो नॉक्टिस है वो अभी हाल ही में खोजा गया है और ये मंगल ग्रह पर पाया गया है। कहाँ पाया गया है प्यारे बच्चों? मंगल ग्रह पर पाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नॉक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। आप ये देखिए, ये मंगल की सतह है और इस मंगल की सतह पर ये जो एक घेरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये नॉक्टिस ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका वॉल्केनिक डिपॉजिट विथ पॉसिबल बरीड ग्लेशियर आइस, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर आइस के पिघलने से ये एक ज्वालामुखी जो है वो उभर कर आया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो थॉरिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ये एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृतिक उभार है। ज्वालामुखी 9022 मीटर ऊंचा और 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 200 मीटर ऊंचा बनाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट लगभग कितना है? 8852 है। ठीक है, यह मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूर्वी नॉक्टिस लैब्रेंथिस में ग्रह की विशाल घाटी प्रणाली और वैलस मैनरेसिस के पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिकों ने नासा के मैरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ऑडिसी और मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर मिशन के साथ साथ ईएसए के मार्स एक्सप्रेस मिशन के डेटा का उपयोग करके इसकी खोज की है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस पर लगी हुई है। अन्य अन्य जगहों के इसमें मार्स स्पेस के तहत भेजे गए थे, वे भी इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों में अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शार्क एक मछली है, ठीक है ना, जिसकी फिन्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदी और बेची जा रही हैं। इसमें भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वो शीर्ष पर है। और इसके बारे में जानकारी और देखते हैं। शार्कों के किए जा रहे अवैध व्यापार को लेकर एक नई फैक्ट शीट जारी की गई है, जो जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 के बीच लगभग 15,839.5 किलोग्राम शार्क के पंख हैं वो जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया नामक यह रिपोर्ट जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और ट्रैफिक द्वारा जारी की गई है। यह भी पता चला है कि शार्क के हिस्सों की जब्ती सबसे ज़्यादा करीब 65%, मतलब अगर 15,839 का 65% लगाया जाए तो 15 छक्का 90, लगभग 9,000 से 10,000 किलो के बीच में जो शार्क के फिन हैं, पंख जो हैं, वो कहाँ से बरामद किए गए हैं? तमिलनाडु से सामने आई हैं। जिसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे दिल्ली है, चौथे नंबर पे गुजरात है और पांचवें नंबर पे केरल है और छठवें नंबर पे महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्य भी इस तरह के मामले में सामने आए हैं। और इनकी जो सप्लाई है वो कहाँ होती है? सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका और चीन जैसे देशों को की जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये सब यहीं खपाए जा रहे हैं, ये आगे भी किसी और को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थित किया है या कहाँ स्थापित किया गया है? इसके पहले क्या था कि नौसेना जो है वो अलग अलग 13 जगहों से, कितने 13 ठिकाने थे उनके, और उन 13 ठिकानों से ये अपना सैन्य अभियान पूरा कर रही थी। लेकिन अभी दिल्ली छावनी में नौसेना को एक सेपरेट भवन दे दिया गया है और वहाँ पर ये अपना अब सारा सेंट्रलाइज होकर सारे काम कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। आइए इसके बारे में देख लेते हैं आगे। भारतीय नौसेना को आखिरकार अपना समर्पित मुख्यालय भवन मिल गया है, जो दिल्ली छावनी में निर्मित है। ये इसके पहले तक दिल्ली छावनी स्थित भवन का जो औपचारिक उद्घाटन है वो 15 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, और इसके पहले ये देखिए लिखा हुआ है, नौसेना 13 अलग अलग स्थानों से संचालन करती थी, जिससे समन्वय बनना जो है
वो मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो आइए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। नौसेना भवन की ग्रीन रेटिंग और सुरक्षा। एकीकृत आवास मूल्यांकन के तहत इमारत ने ग्रीन रेटिंग फोर्थ हासिल की है, जिसमें एक व्यापक त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली शामिल है। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो वाहनों की स्वचालित अंडरबेली स्कैनिंग है, बिजली की बाड़ लगी हुई है, चेहरा पहचानने वाले कैमरे हैं, बोलार्ड है, व्हीकल स्टॉपर्स हैं, एक्सेस कंट्रोल है और सुरक्षा के सारे कैमरे लगे हुए हैं। ये इस बिल्डिंग की विशेषता है। आप ये देखिए, ये श्री राजनाथ सिंह द्वारा इस नौसेना भवन का जो है वो उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटापाका पक्षी अभ्यारण्य जो है वो समाचार में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है। तो अटापाका जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील में स्थित है। और कोलेरू झील जो है वो क्या है, रामसर साइट है, रामसर साइट है। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना है कि कोलेरू झील जो है वो क्या है, एक रामसर साइट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, और इस अटापाका में जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें क्या होता है कि एक विशेष पक्षी है। ठीक है, और उस विशेष पक्षी का आश्रय जो है उसको दिया जाता है, और उस विशेष पक्षी को कहा जाता है पेलिकन पक्षी। क्या कहते हैं, व्हाइट पेलिकन पक्षी, सफेद पेलिकन पक्षी। इसको आप लिख सकते हैं, सफेद पेलिकन को आश्रय देने के लिए ये किया जाता है। लिखा है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील पर स्थित अटापाका पक्षी अभ्यारण्य जो है वो पक्षियों का विशाल भंडार का घर है। विशेष रूप से सफेद पेलिकन को आश्रय देने के लिए ये बनाया गया है। अटापाका पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कैकलूर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोलेरू झील जो अटापाका पक्षी अभ्यारण्य की मेजबानी करती है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है ना, जो झील की औसत गहराई है वो लगभग 4 मीटर है, अर्थात 12 फीट। हालांकि गर्मियों के दौरान झील में पानी की कुल मात्रा में भारी कमी होने की संभावना रहती है, जिसमें पास का ही एक स्रोत झील में पानी डालता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अपन देख लेते हैं व्हाइट पेलिकन को। ये है, ये व्हाइट पेलिकन है जो कहाँ पर स्थित है, अटापाका पक्षी अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जाता है। अटापाका पक्षी अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है ना, व्हाइट पेलिकन एट अटापाका बर्ड सेंचुरी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है, 16 मार्च को। ठीक है, अब इसका जो इस बार की थीम थी वो है टीके सभी के लिए काम करते हैं। इस बार की थीम क्या थी इसकी, टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और इसकी 2024 की जो थीम है वो टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, और ये जो पल्स पोलियो टीकाकरण है वो सबसे पहले चालू हुआ था 1988 से। WHO ने पोलियो उन्मूलन की पहल की है, और उसके बाद ये 1975 में चेचक के उन्मूलन का प्रतीक है। ठीक है ना, चेचक सबसे पहले कॉमन बीमारी थी, लेकिन चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी टीके सभी के लिए काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस, ठीक है ना, ध्यान लीजिएगा, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। क्योंकि अब कश्मीर में एक अलग से संविधान नहीं है, एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान। ठीक है ना, एक चिन्ह एक निशान के तहत इसको बनाया गया है। इसमें अभी महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक अलग से अपना सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है, ताकि वहाँ के लोग अगर वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके सुरक्षित अपने गेस्ट हाउस पे रह सकें। लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, और इसे बनाने का काम चल रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। कश्मीर में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस निर्माण को हरी झंडी दे दी है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। यह गेस्ट हाउस मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के इक्शगाम में 2.5 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, जो श्रीनगर हवाई अड्डे के समीप और रेलवे स्टेशन से भी 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है ना, शेष जो है वो आपको याद रखना है। इसमें जो मेन काम है वो कौन कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
चुनावी बॉन्ड क्या है? अभी हाल ही में ये रहा है व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इसमें आप हमारा खुद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर हमने एक पूरा टॉपिक कवर किया है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने के लिए आप उस वीडियो की लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन पे आपके अटैच कर दी जाएगी, या आप कमेंट करेंगे तो आपको वो भेज दी जाएगी। आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। आप इसका आंसर ये समझिए कि ये जो है गुमनाम राजनैतिक दान के लिए एक वित्तीय साधन है, जिसमें ये नियम था कि कोई भी व्यवसायी अगर गुमनाम रूप से अपना राजनीतिक दान करता है तो उसकी पहचान जो है वो उजागर नहीं की जाएगी, अन्यथा किसी दूसरी पार्टी के वो निशाने पर आ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना, गुमनाम राजनीतिक दान के लिए। ये राजनीतिक फंडिंग से संबंधित सुधारों का एक सेट था, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या हुआ क्या नहीं। अब इसमें सबसे जो विशेषताएं थी ये थी, ये बॉन्ड अधिसूचित जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है केवल वही इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं। दानकर्ता इन बैंकों से संपर्क स्थापित कर सकता है और अपना दान कर सकता है। दानकर्ता को चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से बॉन्ड खरीदने की अनुमति होगी, मतलब आप कैश पेमेंट करके ये दान नहीं दे सकते, इसके लिए आपको ऑफिशियली चेक या बॉन्ड भरने होंगे और वही आप दान कर पाएंगे। और इसमें दानकर्ताओं की जो पहचान है वो सुरक्षित रखी जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यदि दानदाताओं की पहचान की जाती है तो वह राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में फंस सकते हैं, खासकर यदि दानकर्ता कोई व्यवसायी हो। तो ये उनके लिए एक सेफ्टी था। दानकर्ता इन बॉन्डों को राजनीतिक दलों को दान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वित्तीय साधन है जो दान किए जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो इस बार का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है वो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा दोनों ने जीता है, ठीक है ना। ग्रीष्मा कुठार जो है वो एक स्वतंत्र पत्रकार है, जबकि रितिका चोपड़ा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में काम करती हैं, और इन दोनों को इस बार का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। आइए इनके बारे में देखते हैं। वर्ष के उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। आप ये देखिए, ये जो है ये स्वतंत्र पत्रकार है ग्रीष्मा कुठार, ठीक है ना, और ये रितिका चोपड़ा है जो इंडियन एक्सप्रेस से है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ग्रीष्मा कुठार जो है एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार है। मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से इन्होंने गहन शोध और लंबी चौड़ी खोजी रिपोर्टिंग में संलग्न रही हैं। उनकी रिपोर्ट द कारवां और अल जजीरा जैसे प्रकाशनों में छपी है। रितिका चोपड़ा है जो इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में प्रमुख राष्ट्रीय ब्यूरो और राष्ट्रीय शिक्षा संपादक है। इस ज्यूरी के जो सदस्य थे 3 लोग थे। राधिका रामाशेषन जो इसकी अध्यक्ष है और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मरियम अलवी जो पुरस्कार विजेता पत्रकार और लेखिका हैं। तीसरे थे रिचर्ड महापात्रा जो प्रबंध संपादक है डाउन टू अर्थ के, ठीक है ना। तो ये भी एक न्यूज चैनल है जिसके रिचर्ड महापात्रा रहे हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? ईट राइट कैंपस मतलब ऐसा भोजन जो जेल के कर्मचारी और जेल के अंदर बंद कैदी दोनों के लिए अच्छा है और वो उसे किसी भी बिना डरे या किसी प्रकार के अनहोनी के खा सकते हैं, तो वो ईट राइट कैंपस कहलाता है। और अभी इस पे लगभग 100 जेलों को FSSAI ने इस पे क्या किया है? ग्रीन चिट जारी की है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देश की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस टैग दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने कैदियों और जेल कर्मचारियों को सुरक्षित पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की पहल के तहत देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। सबसे अधिक संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश से रही है, जिसके बाद पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश का भी स्थान रहा है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे पे बिहार और चौथे पे मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अब मैथ्यू वेड को जो थोड़ा सा भी क्रिकेट के प्रति इंटरेस्टेड होंगे, कौन नहीं जानता होगा कि मैथ्यू वेड ने अभी इस बार का जो फाइनल हमसे छीना है वो केवल एक ही खिलाड़ी था, मैथ्यू वेड, ठीक है ना, जिसने इस बार भारत को नहीं जीतने दिया और हरा दिया है। और ये किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन्होंने अभी खेल से, प्रथम श्रेणी क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है, हालांकि वह वनडे और T20 खेलते रहेंगे। मतलब कुल मिला के अभी केवल टेस्ट से इन्होंने संन्यास लिया है। 36 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज अपने कैरियर का आखिरी मुकाबला पर्थ में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तस्मानिया के लिए खेलेंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने फर्स्ट श्रेणी क्रिकेट से अपना सारा कुछ लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये है मैथ्यू वेड, ये उनकी फोटो है, आप देख लीजिए। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। चलिए, पिछले प्रश्न का उत्तर केवल 2 लोगों ने कमेंट बॉक्स पे आकर दिया था और इसका सही उत्तर जो है वो रूस है। ठीक है, और रूस इसका सही आंसर होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जाके और कमेंट नहीं किया है, जो गलत है। कृपया हमारे वीडियो को अच्छे से देखें और जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनके आंसर देने की कोशिश करें, वहां तक पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का प्रश्न है कि हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ECI के साथ साझेदारी की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इनमें से गूगल, भाषणी AI, चैट GPT और विप्रो, इनमें से किसने क्या किया है? एक बॉन्ड बनाया है, एक साझेदारी की है। इसका उत्तर जो है वो आपको देना है आज के कमेंट बॉक्स में, तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जाके इसका उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आपको हमारा तो आज की क्लास यहीं तक थी प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।